हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आपकी ये वीडियो मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ ये है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो बुक है आपकी पोल साइंस की बीए फर्स्ट ईयर की, उसके उसमें उससे रिलेटेड है। इसका जो सिलेबस है, ठीक है, मेन मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबस 4 जो है इसके यूनिट है इसकी भी, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पहले भी जो है डाली है इस पर चैनल पर। और उसके बाद फर्स्ट यूनिट में आपका आता है लिबरल मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो जो लिबरल अप्रोच है वो भी मैं इसमें डाल चुकी हूँ। बाकी मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन अप्रोचेस ये मैंने आपको अच्छी तरह कराई है। सेकेंड यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट में आपको लोकसभा, राज्यसभा, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड जुडिशरी, पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड पैट्रियार्की, ठीक है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, कास्ट, क्लास एंड पैट्रियार्की। पितृसत्ता के बारे में क्या क्या कहा गया है, पितृतंत्र क्या होता है, तो वो भी मैंने आपको अच्छी तरह बताया है। तो जो यूनिट थर्ड है, ठीक है, मैं अभी आपको यूनिट थर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो जो थर्ड यूनिट है आपकी रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो इसमें आपकी जो बुक में 4 चैप्टर दिए हैं, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। मॉडर्न वाली बुक में जो 4 चैप्टर दिए हैं उन 4 चैप्टर से आपकी ये थर्ड यूनिट कवर हो जाती है, ठीक है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, और 14th चैप्टर दिया हुआ है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये आप देख लो, पेज नंबर 181 पर है ये। तो जो आपका चैप्टर नंबर 11 है उसमें दिया है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति। तो धर्म और राजनीति में क्या है, तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर में बस, कि धर्म को राजनीति कैसे प्रभावित करती है और राजनीति को धर्म कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेना पेपर में आपको क्या पूछ रहे हैं कि धर्म राजनीति को किस तरह प्रभावित कर रहा है, राजनीति धर्म को कैसे प्रभावित कर रही है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति को धर्म किस तरह प्रभावित करता है, तो वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। पढ़ के तो वैसे दोनों ही जाना आप। तो हाउ डज रिलीजन अफेक्ट द इंडियन पॉलिटिक्स, तो मेन तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही चाहिए कि धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है। बेशक जो है वो मना किया गया है, चुनाव आयोग उनको जो है मना करता है कि नहीं, धर्म पर आधारित राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी देखा जाता है कई राजनीतिक दल जो है किसी पर्टिकुलर धर्म को कई बार प्रमोट कर देते हैं। तो वो चीज़ें जो है भारतीय राजनीति को अफेक्ट करती है। उसके अलावा जो आपका है उम्मीदवारों का चयन, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, जो है जिस एरिया में जिस धर्म के ज़्यादा लोग होते हैं उसी के आधार पर जो है प्रत्याशी का चयन कर लिया जाता है चुनाव के समय, ठीक है। उसको जो है वो टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जीतने के, क्योंकि कई बार जो है वोटर्स उन्हीं को ही जो है वोट देते हैं जो कि उनके धर्म से संबंधित प्रत्याशी होते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो आपको पता है कि जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वही जो है क्या करेगी, पार्टी सत्ता में आएगी। तो उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए, उसके लिए वो क्या करेगा, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उनकी जो मांगे हैं, जो उनकी नीतियाँ हैं उनकी जो मांगे हैं उनको संतुष्ट करने की धार्मिक दल पूरी तरह से जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं, धार्मिक नहीं, राजनीतिक दल जो है वो उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वही आपका धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने की नीति। उसके बाद है धर्म के नाम पर प्रतिनिधित्व, धर्म के नाम पर प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। तो जब प्रधानमंत्री क्या करते हैं, मंत्रिमंडल का चयन करता है, तो उसमें वो क्या करता है, उसकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है धर्म के प्रतिनिधित्व जो
MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए हैं उनको मंत्री पद दिया जाए, ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के लोग जो है उस पॉलिटिकल पार्टी से संतुष्ट रहें। ठीक है, तो वो ये धर्म के नाम पर प्रतिनिधित्व, तो वही हम देख रहे हैं कि राजनीति पर जो है राजनीति में धर्म की महत्ता बढ़ रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे मत व्यवहार का निर्धारक तथ्य, डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर। सिंपल सा है कि हर कोई जो है मतलब उसी को ही वोट देने का बहुत सारे लोग जो है, हर कोई तो नहीं हम कह सकते, लेकिन बहुत सारे जो वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने धर्म से संबंधित प्रतिनिधि को जो है चुनाव के दौरान वोट डाल देते हैं। ठीक है, तो वो ये मत व्यवहार का निर्धारक तथ्य क्या हो जाता है, धर्म हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कहीं ना कहीं धर्म जो है राजनीति को प्रभावित करता है। उसके अलावा धार्मिक दबाव समूह, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स की बहुत सारे जो है भारत में हमें प्रेशर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जो कि धार्मिक दबाव समूह हैं, जिसमें आप उनका नाम लिख सकते हो, जैसे आर्य समाज, मुस्लिम लीग, एंग्लो भारतीय संघ, ठीक है, सिख फोरम, जमात ए इस्लामी, उसके अलावा रोमन कैथोलिक संघ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि धर्म पर आधारित दबाव समूह हैं, जो कि अपनी बात मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। नाम से ही पता चल रहा दबाव समूह। और धार्मिक दबाव समूह जो किसी धर्म से रिलेटेड है और वो सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है, भारतीय राजनीति को धर्म जो है प्रभावित करता है, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, धर्म और राजनीति में, भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव, और अभी जो मैंने कराया भारतीय राजनीति को धर्म किस तरह प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थे, बाकी और भी हैं 2-4, लेकिन अभी शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि जल्दी से आप उनको रिवाइज कर सको। सेकंड जो है चैप्टर इसमें आ गया आपका, इस वाली यूनिट में चैप्टर नंबर 12 जो है आपका सेकुलरिज्म। ठीक है, यही है ना आपका यूनिट 3 में सिलेबस देखो, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अभी बताया। उसके बाद सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता आपको सबको पता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसका कोई अपना राज्य धर्म नहीं होता। ठीक है, उसमें जो है सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ठीक है, सबको अपनी अपनी जो धर्म है उसको सबको अपना अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। किसी धर्म को कोई विशेष स्थिति जो है कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाती। तो ये सारा चीज़ है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, क्योंकि भारत का कोई अपना जो है धर्म जो है, या हम कहें कि किसी भी धर्म को कोई स्पेशल जो है संरक्षण उसने प्रदान नहीं किया है, बल्कि सब धर्मों को यहाँ पे समान समझा जाता है। तो वही आपका धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद जो है क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि हाँ जो भारत का, पहले तो आप लिखोगे कि हाँ भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। उसके लिए आपने जो है पॉइंट्स जो है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में अंकित किया गया है, द वर्ड सेकुलर इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल। ठीक है, सबको पता है कि जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, तब जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो वो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में अंकित है, जो कि ये प्रूव करता है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। सेकंड पॉइंट, भारतीय राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। अभी बताया भारतीय राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे राज्य जो है किसी धर्म का संरक्षक नहीं होता, तथा राज्य के कानूनों का किसी धर्म के सिद्धांतों के आधार पर निर्माण नहीं किया जाता। राज्य की नज़र में क्या है, सब धर्म समान होते हैं, और राज्य ना तो किसी विशेष धर्म के विकास के लिए और ना ही किसी धर्म को दबाने की कोशिश करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, रिलीजियस फ्रीडम। तो जितने भी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड हैं आपके सारे आ जाएंगे यहाँ पे, जो आपके मौलिक अधिकारों में भी आपने पढ़े हैं। ठीक है, वो सारे आप लिख सकते हो। इसमें आर्टिकल 25 एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 25 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म को मानने, ग्रहण करने और प्रचार करने की पूरी तरह। नेक्स्ट आपका है धार्मिक उद्देश्यों के लिए
संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, राइट टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 26 आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 26 इसके अंतर्गत प्रत्येक धर्म संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। उसके बाद जो है आर्टिकल 27 आ जाता है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कोई कर नहीं लगाया जा सकता। नो टैक्स कैन बी लेव्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, और उसके बाद आ गया आर्टिकल 28, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर प्रोहिबिटेड इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये आर्टिकल 28 में कहा गया है। और उसके अलावा कि ऐसी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं जो राज्य द्वारा स्वीकृत हैं या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को उन संस्थाओं में दी जा रही धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अपनी इच्छानुसार कोई व्यक्ति धार्मिक पूजा में सम्मिलित हो सकता है, परंतु यदि एक व्यक्ति वयस्क नहीं है तो उसके संरक्षण की सहमति आवश्यक है। ये व्यवस्थाएं भारत की धर्मनिरपेक्षता का स्पष्ट प्रमाण है। यही प्रूव करना है ना हमें कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं 29 और 30 में। तो संविधान का अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि सरकारी शिक्षण संस्थाएं या राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में किसी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 30 आ गया। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये व्यवस्था भी की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी विशेष संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे संस्था धर्म पर आधारित किसी विशेष अल्पसंख्यक के प्रबंधों के अधीन है। भारतीय संविधान की व्यवस्थाएं क्या है? भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की पुष्टि करती हैं। उसके बाद और क्या लिख सकते हो आप इसमें? ठीक है, ये वाला पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़। उसके बाद पॉइंट है आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 है, सबको पता है। उसके बाद भेदभाव की मनाही आ गई, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 आ गया। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया आपका इसमें। उसके बाद अवसर की समानता दी गई आर्टिकल 16 में। उसके बाद आ गया आपका सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की समाप्ति की गई है, अबोलिशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मताधिकार की समान व्यवस्था ये करता है, इक्वल प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक का कोई भी पुरुष या स्त्री उसको मत देने का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार सभी धर्म के लोगों को समान रूप से दिया गया है। उसके बाद आ गया आपका राजनीतिक दलों के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था अनिवार्य, प्रोविजन ऑफ सेक्युलरिज्म एसेंशियल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि कोई भी जो दल है, राजनीतिक दल है, वो धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसे धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशेज अ सेकुलर स्टेट, कि हमें क्या प्रूव करना है, जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। तो आप हाँ लिखोगे कि हाँ जो है हाँ भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। उसके लिए जो है निम्नलिखित जो है संविधान में कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनका वर्णन किया गया है, जो कि अभी आपको मैंने बताई। धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में अंकित है, भारतीय राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं, तो वो सारी आपने मेंशन कर देनी है, और जिसके बेस पे आप कह सकते हो कि हाँ भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि क्या भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है? इज़ इंडिया ट्रूली सेकुलर? तो हाँ है। ठीक है, उसके लिए आपको बेस बता दिए। लेकिन अगर आपको पूछना है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए
तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में कि कुछ ऐसे पॉइंट आ जाएंगे कि जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की जिसके बेस पे आलोचना की गई है। जैसे राजनीति की धार्मिक आधार, रिलीजियस बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स है, कई बार मंत्रियों द्वारा धार्मिक सम्मेलनों में सरकारी रूप से सम्मिलित होना हो गया, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्टर्स इन रिलीजियस फंक्शंस इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, राज्य के सम्मेलनों के समय धार्मिक रीति, ठीक है। कई बार कोई राज्य के सम्मेलन हुआ, उसमें मान लो किसी स्पेशल धर्म की रीति को अपना लिया, तो वो क्या हो गया, उनके हिसाब से वो क्या हो गया कि हाँ ये तो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो उसके बेस पे कई बार कह दिया जाता है, ठीक है, कि रिलीजियस सेरेमनीज इन ऑफिशियल फंक्शंस, वो भी हो गया। और फोर्थ रीज़न बोल रहे हैं कि धार्मिक संस्थाओं को सरकारी सुविधाएं, गवर्नमेंट कंसेशंस टू रिलीजियस बॉडीज़, तो उसमें कई बार जो है कईयों के लिए कह दिया जा रहा है कि जो है धार्मिक संस्थाओं को कुछ विशेष धार्मिक संस्थाओं को कुछ विशेष सरकारी सुविधाएं दे दी जाती हैं, तो उसके लिए कहा गया है। तो ये बेशक इस तरह का कुछ कहा गया है, लेकिन लास्ट में आप यही लिखोगे कि बेशक जो है ये कुछ दोष इसमें पाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो भारत है, भारत का संविधान है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। और उसके लिए कौन कौन से बेसिस हैं वो भी मैंने अच्छी तरह आपको पीछे एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, कि कैसे जो है उसको हम कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। तो अगर हर पॉइंट क्लियर जो है अगर मैं डिस्क्राइब करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट आई थिंक आपने अच्छी तरह कर ली होगी, तो 20 से एक थर्ड यूनिट, क्योंकि हर यूनिट से आने हैं, आपको मैंने पहले ही बोला है हर यूनिट से आने हैं क्वेश्चन, तो कुछ भी छोड़ के ना जाओ। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 आता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं 2 नंबर में या 5 नंबर के क्वेश्चन में कि सांप्रदायिकता होती क्या है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता में मेन आपने ध्यान रखना है कि ये धर्म से रिलेटेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। मेन तो सांप्रदायिकता का जो अर्थ है वो धर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन कई बार इसमें नस्ल, जाति वो भी सांप्रदायिकता के आधार मान लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन आपने धर्म से जो है इसका बेसिक जो इसका आधार है जो हम कहें वो धर्म के साथ ही देखा जाता है, ठीक है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो सांप्रदायिकता का अर्थ अपने धार्मिक संप्रदाय के प्रति वफादार होना और उसकी भलाई के लिए हर संभव कार्य करना है, कि अपने धर्म के प्रति वफादार होना और उसकी भलाई के लिए हर संभव कार्य करना। अपने संप्रदाय के प्रति अंधविश्वासी श्रद्धा और उसकी भलाई की लालसा को सांप्रदायिकता का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो जो है सांप्रदायिकता का कैसा अर्थ है, सकारात्मक स्वरूप का हम इसको सांप्रदायिकता का अर्थ मान ले रहे हैं। और सांप्रदायिकता के इस स्वरूप से कोई भी व्यक्ति घृणा नहीं करेगा। ऑब्वियस है, अगर कोई अपने धर्म की शिक्षाओं का पालन कर रहा है, अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर रहा है और उसकी भलाई के लिए हर संभव काम कर रहा है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सांप्रदायिकता का घृणात्मक पक्ष जो है इसका क्या है, निषेधात्मक पक्ष है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो निषेधात्मक पक्ष क्या है, सांप्रदायिकता का अर्थ न केवल अपने संप्रदाय के हितों को विकसित करना ही है, बल्कि अन्य संप्रदाय के हितों को हानि पहुंचाना भी इस पक्ष में शामिल है। तो मेन जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं कि कम्युनलिज्म तो वो यही है, ठीक है, कि अपने संप्रदाय के हितों को विकसित करना और साथ में दूसरे संप्रदाय के हितों को हानि पहुंचाना, तो वो चीज़ तो गलत है ना। लेकिन सांप्रदायिकता का मतलब यही है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने धर्म के या संप्रदाय के हितों को तो विकसित कर रहे हैं, लेकिन अन्य संप्रदाय के हितों को हानि पहुंचा रहे हैं। तो वो जो पक्ष है इसका कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो उसी के लिए आपका क्वेश्चन आता है कि क्यों जो है ये सांप्रदायिकता इतनी ज़्यादा फैली हुई है भारत में, कि अपने धर्म के तो चलो ठीक है कि आप पालन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के धर्म को घृणा की दृष्टि से देखना, उसकी आलोचना करना, वो चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं सांप्रदायिकता का क्या कारण है, तो उसका यही मतलब है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। तो वो आपने बता देने हैं कि स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण हैं। धार्मिक कट्टरता है, ठीक है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, असुरक्षा की भावना है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वो किसके अंदर होगी, ऑब्वियस है अल्पसंख्यकों के अंदर होंगी।
उसके बाद जो है बहुत सारे पॉइंट हैं, गेम ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति का खेल हो गया, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन भी हो गया। ठीक है, पढ़े लिखे लोग तो नहीं आएंगे इस तरह की बातों में, लेकिन कई बार अनपढ़ लोग इस तरह की बातों में आ जाते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे फसाद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। उसके बाद जो है सरकारी अधिकारों की अयोग्य भूमिका भी इसमें आ गई, इनएफिशिएंट रोल ऑफ ऑफिशियल्स ऑर्गन्स। उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा सोसाइटल फैक्टर्स आ गए, समाज अतिरिक्त कारक। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन आपका बनता है, सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, या फिर सेम क्वेश्चन इसके लिए एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा इन दोनों का, कि प्रॉब्लम्स और एंड ट्रेंड्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की समस्याएं और प्रवृत्तियाँ क्या हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति पर प्रभाव तो ऑब्वियसली कैसा होगा, नेगेटिव टाइप का ही होगा। तो ये आपने पढ़ लेना है, काफ़ी सारे जो है इसमें रीज़न दिए गए हैं। उसके बाद जो है एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए सुझाव बताओ। तो आपको पता ही है कि सांप्रदायिकता कोई जो है सही तो नहीं है, इसे दूर तो किया ही जाना चाहिए। तो वही पूछ रहा है सांप्रदायिकता को रोकने के लिए क्या सुझाव है, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है, सम सजेशंस टू चेक कम्युनलिज्म, तो इसे अच्छी तरह कर लेना। उसमें जैसे फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया है, नया मनोवैज्ञानिक दिशामान, न्यू साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। तो जो लोगों का बिहेवियर है वो कब बदलेगा, जब उनकी सोच बदलेगी। ठीक है, तो उनके सोच में हमें परिवर्तन करनी चाहिए, और जो चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में, ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ा चढ़ा कर हमें नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उनके पीछे का सच जो है लोगों को बताना चाहिए कि कोई चीज़ क्यों हुई थी या कोई घटना कैसे क्यों घटी थी। तो उस तरह से हम क्या है धार्मिक जो है कट्टरता को रोक सकते हैं। तो वही कह रहा है नया मनोवैज्ञानिक दिशामान, यानी कि लोगों की जो साइकोलॉजी है, लोगों की जो सोच है, उसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मैंने अभी पहले ही बताया कि आपको उसमें कि जो है सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, जो सामाजिक समस्याएं, आर्थिक अवस्थाएं हैं, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, अज्ञानता को दूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है अगर जो लोग अनपढ़ होंगे तो वो जल्दी से दूसरे की बात में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है गरीबी को, अनपढ़ता को, अज्ञानता को, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए, ताकि क्या कर सकें, सांप्रदायिकता को रोक सकें, और लोगों के अंदर जो है शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम्स को जल्दी से समझ सकें और सांप्रदायिकता को ना बढ़ावा दें। उसके बाद थर्ड है, सभी धर्मों का आदर, सिंपल है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, प्रत्येक धर्म के धार्मिक स्थानों को सुरक्षा का दायित्व उसको क्या है अपने ऊपर लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी की जानी चाहिए, ताकि धार्मिक कट्टरता को रोका जा सके। उसके बाद अल्पसंख्यकों की रक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, असुरक्षा की भावना किसके अंदर है, माइनॉरिटीज़ के अंदर है। तो उनको जो है उनकी असुरक्षा की भावना को हमें क्या है दूर करना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी जो है कोशिशें करनी चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों को असुरक्षित महसूस ना हो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इसमें, सांप्रदायिक राजनीतिक दल पर पाबंदी, बैन ऑन कम्युनल पार्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ। तो वो बैन लगाया भी गया है कि जो सांप्रदायिक राजनीतिक दल हैं उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, और चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों के चुनाव में भाग लेने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। और लास्ट इसमें पॉइंट है, विशेष अदालतें, स्पेशल कोर्ट्स, कि जैसे आपको पता है कि इंडिया में, इंडियन जुडिशरी में कई बार क्या होता है कि जो मामले बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो वो कह रहा है कि अगर कोई सांप्रदायिक मुद्दा जो है उसके सामने आता है, तो उसके लिए जो है कई सांप्रदायिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए जो है अलग से विशेष अदालतें, स्पेशल जो है सांप्रदायिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए अलग से विशेष अदालतें होनी चाहिए, ताकि जो मामले हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके और वो ज़्यादा जो है उनको बढ़ावा ना मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सांप्रदायिकता को रोक सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए सुझाव दीजिए। तो सांप्रदायिकता आपको समझ आ गया होगा क्या है। धर्म से रिलेटेड मैंने पहले बोला कि अपने धर्म का तो चलो ठीक है विकास करना, लेकिन दूसरे के धर्म को घृणा की दृष्टि से देखना। ठीक है, तो वो सारा हो गया आपका सांप्रदायिकता।
उसके बाद एक और चैप्टर इसमें आता है आपका, जो थर्ड यूनिट है, पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो राजनीतिक दल क्या होते हैं, ठीक है, उनकी क्या जो है विशेषताएं हैं, आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के क्या काम हैं, तो ये सारा है आपका इसके अंदर। तो राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं हैं, उनका संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, मूल सिद्धांतों पर सहमति होती है उनकी, एग्रीमेंट ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, निश्चित कार्यक्रम होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं वो, शासन पर नियंत्रण की इच्छा होती है, एम टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। मेन ही काम क्या है राजनीतिक दल का, क्या, हाँ जी, क्या है, जो पूरा का पूरा शासन है उस पर उसका नियंत्रण होता है, ठीक है, ताकि वे अपनी नीति और कार्यक्रमों को लागू कर सकें। उसके बाद शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक उपायों में वो विश्वास रखते हैं, फेथ इन पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। मान लो कोई चीज़ मान लो सरकार पर अगर दबाव डालना है तो वो क्या है, संवैधानिक तरीकों को ही अपनाएंगे, शांतिपूर्ण तरीकों को ही अपनाएंगे। सरकार की अगर कोई बात अच्छी नहीं लग रही है आपको, तो अगर आप उसकी आलोचना करने का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, तो वो क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय हितों का प्रसार ये करते हैं, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राजनीतिक दल का आधार है बेसिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, मेन तो इनका है ही है, टू अटेन पॉलिटिकल पावर, है ही किस लिए, कि ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकें। तो ये राजनीतिक दलों की विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद आता है कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के काम क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लोकमत तैयार करना, टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, कि लोकमत क्या है, जनता की राय, लोक मतलब लोग और मत मतलब राय, तो लोगों की राय, जनता की राय, तो वो कह रहा है लोकमत तैयार करना। कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो जनता देश में कोई जो है प्रॉब्लम हो गई है, तो लोगों को वो क्या करवा रहे हैं, उससे अवगत करवा रहे हैं, और फिर लोगों का जो है राय को जान रहे हैं, तो वो है लोकमत तैयार करना, कि कैसे जो है हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनता से सुझाव मांगते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, तो वो सारा काम कौन कर रहा है, राजनीतिक दल। उसके बाद सार्वजनिक नीतियों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो राजनीतिक दल देश के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करते हैं, अपनी नीति निर्धारित करते हैं। राजनीतिक दल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी सोच विचार करते हैं और अपनी नीति बनाते हैं। प्रत्येक दल का समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना दृष्टिकोण होता है। प्रॉब्लम एक है, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से जो है उनका अलग अलग दृष्टिकोण होता है कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सुलझा सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ऐसे सुलझा सकते हैं। तो वो कहा है फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण। उसके बाद राजनीतिक शिक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि राजनीतिक दल का क्या काम है, पॉलिटिकल एजुकेशन देना, कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो वो सारा कुछ क्या है, राजनीतिक दलों के द्वारा ही लोगों को पता चलता है। और मेन जो है इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल एजुकेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा लोगों को दी जाती है। और उसके अलावा और क्या काम है राजनीतिक दल का, चुनाव लड़ना, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन तो जब होंगे तो ऑब्वियस है, सत्ता में कब आएंगे, जब वो चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ना तो उनका मेन काम है ही, ठीक है। तो राजनीतिक दल चुनाव का घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार बहुत कम खड़े होते हैं और मतदाता भी स्वतंत्र उम्मीदवार को बहुत कम वोट डालते हैं। तो मेन इसमें क्या बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जो अपने प्रत्याशी चुनते हैं, ज़्यादातर लोग उनको ही वोट डालते हैं, ठीक है। हर एक जो है पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र, जिसमें वो बताते हैं कि अगर वो सत्ता में आ गए तो वो क्या क्या करेंगे। तो चुनाव लड़ना भी क्या है, राजनीतिक दलों का काम है। उसके बाद सरकार बनाना, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो पार्टी जीत जाएगी, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, जिसको ज़्यादा जो है ज़्यादा वोट मिलेंगे, ठीक है, जिसके ज़्यादा एमपी होंगे, अगर स्टेट के इलेक्शन है तो जिसकी ज़्यादा एमएलए जीतेंगे, तो वो क्या कर लेगा, सरकार बना लेगा, ठीक है। तो वो हो गया सरकार बनाना, चुनाव लड़ना, उसके बाद सरकार बनाना। अब सरकार बन गई, नेक्स्ट पॉइंट आ गया विरोधी दल बनाना, टू फॉर्म अपोजिशन। अब जिसको तो ज़्यादा जिसके एमपी हैं, एमएलए हैं, वो उसने तो सरकार बना ली, लेकिन उससे थोड़े से कम जिसके होंगे तो वो क्या बना लेगा, विरोधी दल बना लेगा। तो आपने पढ़ा ही है कि विरोधी दल की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, ताकि वो क्या है, जो सत्तारूढ़ दल है वो जो है निरंकुश ना हो जाए, ठीक है। तो विरोधी दल बनाना, टू फॉर्म अपोजिशन। तो चुनाव में जिन दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होता वे विरोधी दल के रूप में काम करते हैं। उसके बाद अपने विधायकों पर नियंत्रण करता है ये, कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर्स, ठीक है। अपने विधायकों पर पॉलिटिकल पार्टी नियंत्रण रखती है।
कि वो जो है उसी के अकॉर्डिंग चलें सारे के सारे, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक और सामाजिक सुधार के काम भी इनके द्वारा किए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स कि समाज में जैसे छुआछूत हो गया, दहेज प्रथा हो गई, नशीली वस्तु होगी, इनके विरुद्ध जो ये प्रचार करते हैं और उन्हें समाप्त करने का भी प्रयास करते हैं। उसके बाद है कार्यपालिका और विधानपालिका में सहयोग उत्पन्न करते हैं ये, टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई कानूनी संबंध नहीं होता। सरकार के दोनों अंग अलग अलग और स्वतंत्र होते हैं। ऐसी दिशा में इन अंगों में गतिरोध होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि जो है जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पे कार्यपालिका जो है विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसे अवसरों पर राजनीतिक दल बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों अंगों में राजनीतिक दलों के संबंधित व्यक्ति होते हैं। ये आपस में सामंजस्य और सहयोग स्थापित कर सकते हैं। अपने राजनीतिक दल के उन सदस्यों के द्वारा जो विधानपालिका में होते हैं, अध्यक्ष अपने विचारों आदि को वहाँ तक पहुँचा सकता है। ये सदस्य अध्यक्ष और विधानपालिका के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें तो जो है कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ पर इतना उत्तरदायित्व नहीं होता। तो इनमें जो है सामंजस्य बनाने का काम कौन कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टी करती है। उसके बाद जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करना, टू सर्व एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट कि जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुँचाने का काम भी कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी करती है। उसके अलावा केंद्र तथा इकाइयों में तालमेल, टू क्रिएट हार्मनी बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स कि मान लो अगर जो है अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में कोई और सरकार है और जो है आपकी स्टेट में अलग कोई पॉलिटिकल पार्टी की जो है सरकार है, तब राजनीतिक दलों का काम जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और उसको कम करने का काम कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। और उसके अलावा राष्ट्रीय एकता का साधन, मीन्स ऑफ नेशनल यूनिटी। तो सबको जहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली है वहाँ पे जो है केंद्र और इकाइयों के में विभाजन के कारण दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। आपको पता है जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें क्या है? डिवीज़न ऑफ पावर्स होता है। तो वहाँ पे वो कह रहा है कि कई बार केंद्र और इकाइयों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल केंद्र तथा इकाइयों में कड़ी होने के कारण राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायता करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता का साधन भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये थे आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के काम। तो मेन तो आपको याद ही रहेंगे, लोकमत तैयार करना, ठीक है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, विरोधी दल बनाना, राजनीतिक शिक्षा ये हमको देते हैं, ठीक है, सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करते हैं, अपने विधायकों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो ये सारे काम हैं आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के, ठीक है। उसके बाद जो है आपका दिया है काफ़ी सारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल दिए गए हैं, तो वो तो सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन जितना मैंने बताया मेन अगर उतना भी पढ़ लो तो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख ही लोगे। तो वही है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आई थिंक यूनिट 3 आपको थोड़ा पता चल गई होगी क्या इसमें है, सेक्युलरिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, पार्टीज़ क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी उनके क्या काम हैं, और धर्म का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, राजनीति का धर्म पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बार ये बुक से और अच्छी तरह एक बार पढ़ लेना सुनने के बाद, तो आपको ये यूनिट 3 भी हो जाएगी। उसके बाद यूनिट 4 दी है, इसमें सोशल मूवमेंट्स दिए हैं, वर्कर्स, पीजेंट्स, एनवायरमेंटल एंड वुमेंस मूवमेंट्स, स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट, प्लान्ड इकॉनमी एंड न्यू लिबरलिज्म। तो मेन अभी मैंने आपको इस वीडियो में यूनिट 3 ही थोड़ी सी डिटेल में बताई है, बाकी तो जो है फर्स्ट यूनिट से 2 जो है पहले ही मैं डाल चुकी हूँ वीडियोस, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एंड लिबरल, ठीक है। तो इसको देख लेना, सुन लेना, और जो है थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।